ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 38 पार्टिसिपेंट ज्वाइन हो चुके हैं अभी तक के हमारे साथ। बाकी किधर है बेटा? क्लास जल्दी स्टार्ट हुआ क्या आज? जब इसके पहले का क्लास लेट हुआ? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रिया, प्रगति, रितिका, प्राची, तेजस्विनी, गुड मॉर्निंग। कौशिक, अनिकेत, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, शुभम, डिम्पल, प्रणया, पल्लवी, कौशिक, साइली। ओके ओके, टाइम पे हुआ कौशिक, गुड। चलो, स्क्रीन क्लियरली दिखाई दे रही है बेटा सभी लोगों को? वॉइस क्लियर है? ओके, तो आई होप सभी लोग आ गए होंगे। अभी तक के 51 पार्टिसिपेंट अभी ज्वाइन हुए हैं। बाकी के किधर है बेटा? अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स नहीं ज्वाइन हुए हमारे क्लास में। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग अभी तक के जो भी स्टडी किए हैं उसे हम लोग रिवाइज करेंगे, और आज का रिवीजन और रिवीजन के साथ ही साथ आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ये हम लोग स्टडी करने वाले हैं। क्या चीज? प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। चलो एक बार पहले रिस्पॉन्स कर दो बेटा चैट में। वॉइस क्लियर है? मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा हूँ? व्हाइट बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है? बोर्ड का साइनिंग का किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? देख लो एक बार। एवरीथिंग इज ओके? यस 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 यस, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है ठीक है, सब ओके है। चलो वेरी गुड। चलो तो बेटा आज का जो लेक्चर है इसमें अब तक हम लोग जो स्टडी किए हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो है हम लोग यहाँ पे एक बार रिवाइज करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आगे के कंसेप्ट को देखेंगे। तो पहली चीज तो बेटा आप लोग मुझे ये बताओ कि जो भी हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे स्टडी में आप लोगों को जितना भी मैंने जो पढ़ाया हूँ, ठीक है, जो भी कंसेप्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पे अभी तक के बताया है, चैप्टर हार्ड तो नहीं लग रहा बेटा? जितना भी है समझ में आया अभी तक के जितना भी पढ़ाया हूँ मैंने आप लोगों को? हेलो, जितना भी पोर्शन अभी तक के पढ़ाया? यस सर, यस सर। वॉइस में बोल सकते हो बेटा? सभी लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए? हाँ सर, अच्छे से समझा। यस सर। ओके, ठीक, गुड। यस सर। आई होप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, ठीक है? एक एक पॉइंट्स, एक एक पार्ट अच्छी तरह से क्लियर हुआ बेटा सभी लोगों के? यस सर। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है रिवाइज करना है पहले, और रिवीजन के पहले बेटा कुछ कंसेप्ट आप लोगों से चाहिए मुझे, ठीक है? तो जिससे भी जो क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप लोगों को आंसर देना है बेटा, ठीक है? वो इसलिए जरूरी है ताकि आपको आज का कंसेप्ट उसी पर बेस्ड रहेगा, तभी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो बेटा दिव्यानी, दिव्या दिव्या, हेलो दिव्या, हो गया बेटा? रिस्पॉन्स करेंगे? यस सर। हाँ, यस सर। तो अभी मुझे आप सबसे पहले बेटा डीएनए और आरएनए जो है, क्या चीज? डीएनए और आरएनए, इसमें जो बेसिक डिफरेंस जो होता है क्या होता है ये आप बताओगे जल्दी से? डीएनए और आरएनए में बेसिक डिफरेंस क्या है? एक मिनट सर, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है एंड आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड। ओके, पेंटोस शुगर के अकॉर्डिंग बताएंगे? हाँ, थाइम क्या होता है, थाइमिन डीएनए में होता है एंड साइटोसिन आरएनए में यूरासिल होता है। ओके बेटा, अपूर्वा आपका कैमरा ऑफ क्यों है? हेलो अपूर्वा, हो क्या? ओके, तो यहाँ पे
हम लोग बेटा अभी आज जो हमारे इस लेक्चर में जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या देखेंगे अभी हम लोग? प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो जो जेनेटिक मटेरियल है, पहली चीज तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो भी हम लोगों का कंसेप्ट हम लोगों ने जो डिस्कस किए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें एक चीज तो समझ में आ गई बेटा कि एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो जेनेटिक मटेरियल होता क्या है पहले ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो बेटा जेनेटिक मटेरियल मीन्स यदि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में कोई कैरेक्टर्स जब ट्रांसफर होते हैं, तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं तो वहां पे जो कैरेक्टर इनहेरिटेट हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ वहां पे केमिकल सब्सटेंस या कोई ना कोई कंपाउंड वहां पे प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करता है। ठीक है, मींस इस चैप्टर में हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं कि एक्चुअली डीएनए और आरएनए जो है इसका एक्चुअली काम क्या है, डीएनए और आरएनए का राज क्या है, क्या कहानी है इसमें, कैसे एक जीन कैसे एक्सप्रेस होते हैं, इस पार्ट को हम लोग यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे ये जो डीएनए आरएनए की जो कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, तो इसमें जेनेटिक मटेरियल मींस पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो बहुत टाइम से बेटा एक डिबेट बना हुआ था बिटवीन द डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए या फिर प्रोटीन आखिरकार क्या है जेनेटिक मटेरियल, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है हार्से और चेस इन्होंने क्लियर करके दिए बेटा कि फाइनली जो है जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या है, डीएनए ही है। तो इसमें बेटा डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इसके लिए हम लोगों ने 3 एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए। और जो 3 एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में स्टडी किए हैं, तो उसमें से हम लोगों ने एक तो कौन सा हम लोगों ने स्टडी किए हैं, एक तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हम लोग स्टडी किए। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने बेटा माइस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को लेकर के हम लोगों ने देखे कि कौन सा केमिकल सब्सटेंस जो है रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल है। बट ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में हमें सिर्फ ये समझ में आया था कि कोई तो भी केमिकल सब्सटेंस है जो एक्ट करता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। बट यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो इसमें सेकंड जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, सेकंड साइंटिस्ट जो थे वो थे कौन से, एवरी मैक्लियार्ड और मैकार्टी, जिन्होंने डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है ये स्पेसिफाई किया। फाइनली कुछ लोगों का कंफ्यूजन यहाँ पे था कि डीएनए नहीं प्रोटीन होता है, तो उस कंफ्यूजन को क्लियर किए हमारे ग्रेट साइंटिस्ट हार्से एंड चेस, और तब से लेके अभी तक के आज यहाँ पे ये कंफ्यूजन सॉल्व हो गया। और फाइनली आज हम लोग यहाँ पे किस तरह से जीन एक्सप्रेस होते हैं ये हम लोग देख रहे हैं। ओके, क्लियर हुआ? अमन बेटा आपका माइक्रोफोन ऑफ कर दूं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये जो एस्टेब्लिशमेंट यदि हम देखें कि डीएनए जो एक्ट करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, क्या बता रहा हूं मैं, डीएनए जो एक्ट करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, तो ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में तो डीएनए ही होता है। बट बेटा सम वायरसेस, वहां पे यदि हम देखें तो सम वायरसेस में आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल यदि हम देखें तो आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल इसमें आता है एक तो टोबैकोमोजिक वायरस जिसे टीएमवी कहते हैं, इसके पहले के लेक्चर में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये एक्सप्लेन किया हूं। और इसके बाद एक बैक्टीरियोफेज है और उस बैक्टीरियोफेज का नाम है बेटा क्यूबी बैक्टीरियोफेज। ठीक है, क्यूबी के नाम से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फुल फॉर्म की नीड नहीं है, आप ऐसे ही इसे याद रखिए। ठीक है, तो क्यूबी T4 इस तरह से नोमेनक्लेचर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे बेटा ये जो 2 वायरसेस के आपको नाम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, स्पेशली एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल्स दिया है, वही हमें याद रखना है। ठीक है, क्योंकि नीट के लिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो
एग्जाम में क्वेश्चन आपको आ सकता है बेटा कि आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, ऑप्शन आपको मिलेंगे टीएमवी, साथ ही साथ आपको टी2 मिलेगा, फिर क्यूबी मिलेगा, साथ ही साथ टी4 मिलेगा, या फिर टीएमवी और क्यूबी मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, ऐसा क्वेश्चन ट्विस्ट किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट। फिर इसके बाद नेक्स्ट यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे बेटा जो कुछ क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन ये था कि ऐसा क्या है जिसमें डीएनए ही क्या है बेटा, प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमको यहाँ पे क्लियर हो गया बेटा। और भी कुछ कंसेप्ट है जो आज के हम आगे लेक्चर में समझेंगे, जिसमें हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ बेटा प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, और आरएनए जो है बेटा इसका एक डायनामिक फंक्शन होता है, मींस आरएनए एज अ मैसेंजर काम करता है, आरएनए एज अ एडाप्टर काम करता है। मैसेंजर मींस क्या होता है बेटा, जैसे कि सपोज ये सेल है, सेल के इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इनसाइड डीएनए, डीएनए के पास प्रेजेंट है एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इस डीएनए से बाहर लेके आना है। तो एक मैसेज जो कैरी करेगा वो कौन करेगा, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो इस तरह से आरएनए एक्ट कर रहा है कैसे, एज अ मैसेंजर। फिर अभी फाइनली यहाँ पे इस सेल में यदि हमको एक प्रोटीन का सिंथेसिस करना है, प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम में होगा, बट प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिक्वायर होता है किस चीज का बेटा, अमीनो एसिड का, और अमीनो एसिड बेटा प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। तो इस साइटोप्लाज्म में से अमीनो एसिड को राइबोसोम तक के पहुंचाने में आरएनए का एक रोल प्ले होता है, और उस आरएनए का नेम है बेटा टीआरएनए, जो एडाप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। ओके, तो इस तरह से आरएनए का एक डायनामिक फंक्शन हो गया बेटा, एक तो मैसेंजर और दूसरा एडाप्टर। ठीक है, और साथ ही साथ बेटा जो डिफरेंस देखने को मिला बेटा, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। अब केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल की यदि हम बात करें तो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल में पहली चीज तो हम लोगों ने जो यहाँ पे स्टडी की है, ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने बेटा क्या देखे थे, जो यहाँ पे हम लोगों ने एक तो डीएनए और आरएनए को यदि लेके हम समझे तो डीएनए और आरएनए में कुछ हम लोगों को डिफरेंसेस दिखाई दिए। पहले तो हम लोग इसका स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस मींस डीएनए में जो है प्रेजेंट होती है पेंटोस शुगर, और आरएनए में भी प्रेजेंट होती है पेंटोस शुगर, बट दोनों की पेंटोस शुगर में डिफरेंस क्या बेटा, आरएनए में OH ग्रुप होता है पेंटोस शुगर के सेकंड कार्बन पे। यदि मैं ये पेंटोस शुगर यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये जो सेकंड कार्बन जो है यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाईली रिएक्टिव ग्रुप है, ये किसी के भी साथ जाके रिएक्ट कर सकता है। और यहाँ पे बेटा ये ऑक्सी मींस हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से O जो है वो क्या हो गया बेटा, रिमूव हो गया। तो ये जो शुगर थी वो कौन सी शुगर थी, ये थी राइबोस शुगर, और ये जो बन गई ये क्या बन गई बेटा, डीऑक्सी राइबोस शुगर। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो हमारे इस स्लाइड में यही बताया हुआ है। ठीक है, तो इस स्लाइड में हम ये कंसेप्ट को देख रहे हैं बेटा। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्लाइड है हमारी, तो इस स्लाइड में क्या दिख रहा है बेटा, जो डिफरेंस है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ टू न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। तो पहली चीज, दोनों न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल जो है उसमें जो केमिकल स्ट्रक्चर का डिफरेंस यदि हम देखें तो पहले फर्स्ट डिफरेंस तो यहाँ पे हम लोगों को जो देखने को मिला वो कहाँ पे मिला बेटा, उसके पेंटोस शुगर में मिला। क्लियर हुआ, हेलो, समझ में आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट यदि हम डिफरेंस देखें, बताइए चैट में रिस्पॉन्स करो, नेक्स्ट डिफरेंस क्या आएगा। जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है। रुतिका आंसर, ईश्वरी आंसर, शुभम आंसर, अमन गुड, वेरी गुड बेटा, कल्याणी, अमन, ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट्स बेटा आंसर करेक्ट दिए, वेरी गुड। क्या देखे हम लोगों ने, सेकंड डिफरेंस जो आता है वो आता है इसके नाइट्रोजनस बेस, वेरी गुड। चलो, कॉमन दोनों में भी कौन से होते हैं नाइट्रोजनस बेस, रिस्पॉन्स करेंगे। दोनों में भी नाइट्रोजनस बेस जो कॉमन होते हैं, कॉमन नाइट्रोजनस बेस जो डीएनए और आरएनए दोनों में भी प्रेजेंट होगा, किसमें, डीएनए और आरएनए दोनों में भी जो प्रेजेंट होते हैं कॉमन नाइट्रोजनस बेस। यस, आर्यन आंसर, सुप्रिया, पूनम, तेजस्विनी, साइली, डिंपल, आयुष, सतीश, मृणाली, वेरी गुड। क्या क्या था बेटा, पहले तो नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन और पिरामिडिन, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, 5 नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है। कितने, 5 नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है।
तो इसमें से यदि हम देखें एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, क्या बेटा ये तीनों बेस की है जो दोनों में प्रेजेंट होते हैं? हेलो, यस, नो? एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, वेरी गुड बेटा, गुड गुड गुड, हाँ गुड। ये तीनों भी बेस जो है जो किसमें मिलेगा? एक तो डीएनए में भी होता है और आरएनए में भी होता है। तो ऐसा क्या है जो दोनों में डिफरेंस है? तो बेटा डीएनए में प्रेजेंट होता है थायमीन, आरएनए में प्रेजेंट होता है यूरेसिल। ओके, क्लियर हुआ? तो अभी बेटा ये जो डिफरेंस है, इन्हीं की वजह से इसमें डीएनए में बेटा ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है। ज्यादा स्टेबिलिटी क्यों मिल रही है यहाँ पे डीएनए में? यदि हम देखें तो डीएनए में ज्यादा स्टेबिलिटी का रीजन यहाँ पे यदि हम देखें तो बेटा ये जो कंपाउंड है ये हाईली रिएक्टिव नहीं है, बट यहाँ पे ये जो कंपाउंड दिखाई दे रहे हैं हमको, ये कंपाउंड हाईली रिएक्टिव है। आरएनए किसी के साथ रिएक्ट कर सकता है इजीली, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है। इसलिए इसका रोल जो होता है वो कैसा होता है बेटा? एज अ कैटालाइटिक रोल होता है। कैसा होता है बेटा? एज अ कैटालाइटिक तरह से रोल प्ले करता है। मींस ज्यादा स्टेबिलिटी यदि हम जेनेटिक मटेरियल में देखेंगे तो डीएनए में ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी एज कंपेयर टू आरएनए। क्लियर हुआ इतना पार्ट? चलो वापस से हम अपने स्लाइड पे फिर से आएंगे और आगे का पोर्शन हम कंटिन्यू देखेंगे, समझेंगे यहाँ पर। तो देखिए बेटा यहाँ पे जैसे कि हम लोग जो देख रहे हैं, तो इसमें पहली चीज तो क्या है जो आंसर हमें मिला इस क्वेश्चन का, कि डीएनए ही क्यों प्रोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है और आरएनए का डायनामिक फंक्शन क्या है और उसका स्ट्रक्चर और न्यूक्लिक एसिड में क्या डिफरेंस आता है। तो पहली चीज तो बेटा मॉलिक्यूल जो है जेनेटिक मटेरियल होने के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल में उसके जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में जेनेटिक मटेरियल होने के लिए कौन सा क्राइटेरिया है जो फुलफिल करना होता है? ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूल में जेनेटिक मटेरियल को होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है जो उसमें फुलफिल करना होता है, वो हम लोग पहले समझ लेते हैं बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो दिया हुआ है हमारी स्लाइड में, वो क्या है बेटा? इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट। रेप्लिकेशन मीन्स क्या होता है बेटा? रेप्लिकेशन मीन्स कॉपी होना। ठीक है, यदि जेनेटिक मटेरियल यदि है कोई कंपाउंड, तो उसमें एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो अपने आप की मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज जो है वो बना सकता है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट जो है हमें क्या कह रहा है बेटा? कि इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। रेप्लिका मींस रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मींस क्या होता है बेटा? अपने नंबर ऑफ कॉपीज, जैसे ये डीएनए है तो इस डीएनए में कैपेसिटी होती है कि अपने जैसे ही इस तरह से 2 डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर सकता है। वेरी गुड साइडी, ओके, ठीक है। फिर इसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट जो है, इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। मैक्सिमम स्टूडेंट को बेटा ये वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट को यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है, ओके, तो अब यहाँ पे क्या होता है, तो ये मीनिंग हम समझ लेते हैं पहले। तो देखिए बेटा मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि केमिकली और स्ट्रक्चरली जो है वो क्या बताना चाह रहा है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया बेटा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मींस किस तरह से बेटा? एक तो केमिकली स्टेबल होना चाहिए और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। तो बेटा ज्यादा स्टेबल कौन सा है? डीएनए है या आरएनए? क्या बताया मैंने थोड़ी देर पहले? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। मोर स्टेबल डीएनए और आरएनए? वॉइस में भी बता सकते हो आप लोग। मोस्ट स्टेबल डीएनए और लो स्टेबल आरएनए। वेरी गुड। डीएनए। कल्याणी, मयूरी, मोर सुप्रिया, स्टेबल डिम्पल, डीएनए। आर्यन, साक्षी, ओके ओके ओके, वेरी गुड बेटा, गुड। अब डीएनए ही क्यों ज्यादा स्टेबल है? हाँ ईश्वरी बोलो बेटा। सर डीएनए वही। अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है? वही बोलना था, डीएनए। ओके गुड बेटा, हाँ ठीक। चलो, तो अभी देखिए बेटा ज्यादा स्टेबल डीएनए है तो इसका रीजन क्या है? तो इसमें यदि हम लोग रीजन देखें तो पहली चीज तो डीएनए ही मोर स्टेबल होता है। इसका रीजन, पहली चीज तो पेंटो शुगर, कौन सी है? डीऑक्सीराइबो शुगर। सेकंड रीजन, डीएनए के पास क्या है बेटा? थायमीन है। बट जेनेटिक मटेरियल की हम बात करें तो आरएनए में भी तो होता है बेटा, आरएनए में भी होता है। मींस स्टेबिलिटी केमिकली और स्ट्रक्चरली। तो स्टेबिलिटी वैसे देखा जाए तो दोनों भी स्टेबल है, ठीक है, दोनों भी स्टेबल है, क्योंकि प्रोटीन जो है हीट देने पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट डीएनए और आरएनए डायरेक्टली डिस्ट्रॉय नहीं होते। वो एक पेरेंट से ऑक्सीजन में ट्रांसफर होने के बाद भी अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं, बट प्रोटीन में ये देखने को नहीं मिलेगा। ओके, क्या बताया बेटा मैंने?
डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह रोल प्ले कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कैपेसिटी अपने आप को मल्टीप्लाई करने की। डीएनए से डीएनए बनता है, रेप्लिकेशन, एज इट इज डीएनए से आरएनए भी बन रहा है। ठीक है, तो दोनों में अपने आप में कैपेसिटी हो रही है बेटा फॉर्मेशन की। साथ ही साथ बेटा देखो, जैसे प्रोटीन को हम हीट देंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बट यहाँ पे डीएनए और आरएनए को ग्रिफिथ ने हीट दिया था, याद है? हीट किल्ड एस टाइप, याद है? हाँ, तो वो डिस्ट्रॉय हुआ क्या? नहीं, जब उसको चांस मिला तो उसने अपने कैरेक्टर को भी वहां पे एक्सप्रेस किया। समझ गए? तो इस तरह से हम लोग केमिकली स्टेबल हम कह सकते हैं। स्ट्रक्चरली स्टेबल कैसे कहेंगे? तो देखो बेटा, जैसे हम डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल कह रहे हैं, तो यदि हम लोगों ने बेटा हीट दी है, तो हीट देने की वजह से इसमें ये जो दो स्ट्रैंड है यहाँ पे बीच में होती है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट है, तो अब जैसे ही यहाँ पे हीट दिया जाता है तो दोनों भी स्ट्रैंड क्या होंगी बेटा? सेपरेट हो गई, टूट गई, हो गया ब्रेक, अलग हो गया। ठीक है, अब अलग होने के बाद बेटा जब इसको चांस मिलेगा तो दोनों भी स्ट्रैंड फिर से अगेन ज्वाइन हो सकती है। तो ये स्ट्रक्चरली भी स्टेबल है और केमिकली भी स्टेबल है। समझ गए? क्लियर हुआ? बट डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है आरएनए के कंपैरिजन में। तो अब देखो बेटा, आरएनए जो होता है, यदि हम आरएनए की बात करें तो आरएनए जो है इसमें सिंगल स्ट्रैंड होती है, बट डीएनए में क्या है बेटा? डबल स्ट्रैंड। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसलिए डीएनए ज्यादा स्टेबल होगा, आरएनए जो है वो कम स्टेबल होगा। यदि हम डीएनए और आरएनए की यदि हम बात करते हैं तो उस केस में ही हम यहाँ पर इस कंसेप्ट को मान सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं बेटा। इट शुड बी प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंज म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। बेटा मुझे कोई भी एक स्टूडेंट आंसर दे सकता है, और आंसर जो है बेटा मुझे आप लोगों से चाहिए वो ये है कि आपको यहाँ पे म्यूटेशन का डेफिनेशन बताना है। A mistake caused due to replication which lead to the variations or evolution. ओके, और बेटा बाकी अपने नाम के साथ बताओगे ज्यादा अच्छा रहेगा। Ayush Narule. ओके, गुड। Variations. ओके, क्वेश्चन है म्यूटेशन का डेफिनेशन क्या है? सर When the DNA polymerase does not cause the replication in a perfect accuracy, it causes the mutation or variations. ओके, गुड। Sir, change occur in our DNA. A drastic change in the pairing of nitrogenous bases. ओके, गुड बेटा, वेरी गुड। चलो, मैक्सिमम स्टूडेंट के आंसर सही हैं। साथ ही साथ यहाँ पे चैट में भी रिस्पांस मिला मुझे। शुभम, मानव, दिव्या, दिव्या ऑफस्प्रिंग में नहीं होता बेटा ऐसा। ठीक है, आयुष का आंसर सही है। तेजस्विनी, सडन चेंज, हाँ गुड तेजस्विनी। साइली आंसर जेनेटिक वेरिएशन इन डीएनए। ओके, वेदांती, चेंज इन डीएनए। इसके पहले भी बहुत से आंसर्स मिले थे मुझे। ठीक है, ओके, देखिए बेटा, वेरी गुड। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें मैं आप लोगों को यहाँ पे जो कंसेप्ट है म्यूटेशन का, ये बता रहा हूँ। तो म्यूटेशन को बेटा आपके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है हम लोगों ने समझ लिए, बट मैं कुछ अलग नहीं वही चीज बताऊंगा, बट आपको अच्छी तरह से समझे। आपने जो डेफिनेशन बताई वो रटी हुई डेफिनेशन है बेटा, पढ़ी हुई, बट एक्चुअली म्यूटेशन होता क्या है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहली चीज तो बेटा यदि हम लोग देखिए तो ये जो है डीएनए या फिर आरएनए, तो डीएनए और आरएनए की यदि हम बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीन्स इसमें प्रेजेंट है, मींस इस तरह से ये बेस पेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर हुआ? अब यदि इसको मैं इस कोडिंग फॉर्म में यदि यहाँ पे ड्रॉ करूं, तो यहाँ पे ए टी जी सी टी ए इस तरह से आएगा। इसी डीएनए का इधर साइड कॉम्प्लीमेंट्री यदि हम देखो तो ए के साथ टी आएगा, टी के साथ ए आएगा, जी के साथ सी, सी के साथ जी, टी के साथ ए के साथ टी। तो ये इस तरह से डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल हो गया। अब देखिए बेटा, जब यूवी इंडेक्स ज्यादा होता है या फिर यूवी रेडिएशन जो होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है, या टॉक्सिक रेज की यदि हम बात करें, तो जैसे ही कुछ टॉक्सिक रेडिएशन इस डीएनए के पास आती है, तो इसका पेनिट्रेशन पावर इतना ज्यादा होता है बेटा कि यहाँ पे जो बेस सीक्वेंस है उसको डैमेज कर सकता है, रप्चर कर सकता है, चेंज कर सकता है। फाइनली चेंज होगा तो इसमें होता क्या है, तो देखिए बेटा यहाँ पे फाइनली हो सकता है कि यहाँ पे किसी भी टाइप के कार्सिनोजेंस हो। ठीक है,
मीन्स कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, रेडिएशंस हो सकती है, मीन्स फिजिकल रेडिएशंस या फिजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं और केमिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं। तो दोनों की वजह से बेटा म्यूटेशन कॉज हो सकता है। ठीक है, म्यूटेशन जो है एक सिंगल बेस में भी हो सकता है जिसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पॉइंट म्यूटेशन। और यही म्यूटेशन जो बेटा कंप्लीट एक बहुत सारे सीक्वेंस में भी हो सकता है, कंप्लीट एक फ्रेम चेंज होता है तो उसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। जनरल सा टर्म आपको अभी यहाँ पे समझ में आ गया, तो आगे आने वाले लेक्चर में आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, यदि मान लो इस रेडिएशंस की वजह से डीएनए का यहाँ पे कोई एक बेस सीक्वेंस चेंज हो गया, ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए मान लो कि डीएनए का ये जो सीक्वेंस था ये ए टाइप के प्रोटीन को एक्सप्रेस कर रहा था। ठीक है, ये बेस सीक्वेंस कुछ इस तरह से था, तो ये क्या कर रहा था? ए टाइप के प्रोटीन को एक्सप्रेस कर रहा था। अब फाइनली हुआ ये कि यहाँ पे हम लोगों ने ये जो रेडिएशंस की वजह से यहाँ पे म्यूटेशन हो गया, तो यहाँ पे मान लो जी और जी आ गया। जब इस बेस में चेंजेस आएगा तो ऑब्वियसली इधर भी चेंज होगा, या फिर यहाँ पे थायमिन डाइमर भी बन जाता है। कभी कभी जो होता है बेटा इस तरह से टी डबल बॉन्ड टी, और इस तरह से ये टर्म कहलाता है थायमिन डाइमर। तो अब ये जो डीएनए ए टाइप के प्रोटीन को एक्सप्रेस कर रहा था, ये ए टाइप का प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। मींस अब ये क्या होगा, कोई और बी टाइप का प्रोटीन एक्सप्रेस कर सकता है, या फिर किसी भी टाइप के प्रोटीन का एक्सप्रेशन भी नहीं कर सकता है। मींस एक छोटा सा बेस, मतलब सडन चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, सॉरी बेटा किसी का फोन आया। ओके, सडन चेंज जो है डीएनए सीक्वेंस में, ठीक है बेटा, मैंने आपको पहले कहा हूं ड्यूरिंग द क्लास कॉल ना करें। ठीक है, मैं मीटिंग को लॉक कर देता हूँ। ठीक है, जो चांस से एक ही बार में आपको क्लास में अटेंड करना हो, उसके बाद फिर आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि म्यूटेशन जो है मींस डीएनए का जो नॉर्मल सीक्वेंस था तो उसमें सडन चेंज हुआ बेस पेयरिंग में, या बेस सीक्वेंस जो है या फिर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसमें चेंज हो गया। चेंज होने की वजह से जो एक्सप्रेशन है वो भी बदल जाएगा। तो इस फिनोमिना को कहते हैं म्यूटेशन। अभी आपको समझ में आ गया होगा म्यूटेशन क्या होता है और म्यूटेशन होने की वजह से क्या होता है। अब म्यूटेशन होने की वजह से देखो बेनिफिट क्या होगा। डीएनए में बेटा बहुत स्लोअर रेट पर म्यूटेशन होता है, आरएनए बहुत फास्ट रेट पे म्यूटेशन कर सकता है। तो देखो अभी जो आरएनए वायरस की हम बात करते हैं, जैसे एचआईवी की हम बात करें या कोरोना की हम बात करें, ठीक है, यदि इसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए है तो ये अपने आप में क्या कर सकते हैं बेटा, बहुत जल्दी इवॉल्व हो जाते हैं, बहुत चेंज ला सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई वैक्सीन बनाया उस वायरस को मारने के लिए, और उनके अंदर जब जेनेटिक सीक्वेंस चेंज हो गया तो हम पहचान नहीं पाएंगे हमारी वैक्सीन की क्या है, उसको इजीली किल करना पॉसिबल नहीं है। समझे? इसलिए आरएनए में बहुत फास्टर रेट पे म्यूटेशन देखने को मिलता है, और आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल कुछ वायरसेस में देखने को मिलता है। समझ गए? बट डीएनए मैक्सिमम होता है, और डीएनए में बेटा म्यूटेशन बहुत कम होता है, स्लोली चेंज होता है, और स्लोली चेंज होने की वजह से बेनिफिट क्या होता है? स्लोली चेंज होने की वजह से बेनिफिट ये होता है बेटा कि ये इवोल्यूशन को बढ़ावा देता है। इवोल्यूशन मींस आज देखिए बेटा, पेरेंट्स से ऑप्शनिंग्स में कुछ कैरेक्टर मिलते जुलते हैं और कुछ नए कैरेक्टर्स भी आते हैं। ठीक है, यदि मान लो यहाँ पे म्यूटेशन नहीं होता और इवोल्यूशन नहीं होता तो आज हम लोग वैसे ही रहते जैसे पहले आदि मानव की यदि हम बात करें तो देखो कैसे। बट आज देखो कितना चेंजेस आया है। ठीक है, डे बाय डे चेंजेस आ रहा है। ठीक है, हमारा बॉडी भी बहुत सारे जर्म से रेजिस्ट हो चुका है। पहले जो वायरसेस आए थे जैसे स्वाइन फ्लू की हम बात करते हैं, पोलियो की बात करते हैं, आज भी हमारे लिए डेंजरस है। लेकिन बेटा देखो कोई भी वायरस जब आता है जैसे कोरोना वायरस, तो ये वायरस की वजह से दो कंडीशन हो सकती है, या तो वायरस का चेन को तोड़ दे या फिर हमारा बॉडी रेजिस्ट हो जाए। कई लोगों का डेथ हो जा रहा है बट कई लोगों का डेथ नहीं हो रहा, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। समझ रहे हो? इसलिए उन्हें किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो यही चीज है बेटा, म्यूटेशन जो है हर टाइप के सेल्स में देखने को मिलेगा, और उस म्यूटेशन के रिजल्ट कुछ भी हो सकते हैं, कुछ कोई बता नहीं सकता। क्लियर हुआ? आई होप आपको म्यूटेशन वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई डाउट है बेटा? आगे बढ़े? यस नो रिस्पॉन्स करेगी जल्दी से। यस सर। यस सर। एक बार समझाओ। यस सर। म्यूटेशन का आप लोग हो गया बेटा क्लास में? आवाज आ रहा है मेरा सभी लोगों को? चलो ठीक है, चलो मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर्ड। ठीक है बेटा, चलो तो अभी हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों को जो दिखाई दे रहा है वो है क्या बेटा? नेक्स्ट पॉइंट, it should be able to express
itself। आगे एक वर्ड यूज कर दिया, क्या वर्ड यूज किया बेटा? मेंडेलियन कैरेक्टर। तो यहाँ पे बेटा इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स जो है, तो मेंडेलियन कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस जो है कर सकता है। तो यहाँ पे यदि हम देखें बेटा तो मेंडेलियन कैरेक्टर के अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेशन है वो किस तरह से हो पाएगा। तो मेंडेलियन कैरेक्टर के अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेशन यदि हम देखें तो एक्सप्रेस मेंडेलियन कैरेक्टर बताएंगे बेटा। कोई मेंडेलियन कैरेक्टर क्या होता है? पहले तो आपसे मुझे ये आंसर चाहिए, व्हाट इज द मेंडेलियन कैरेक्टर? मेंडेलियन कैरेक्टर रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। मेंडेलियन कैरेक्टर बताएंगे बेटा जल्दी से सभी लोग। हेलो, आर्यन आंसर, बाकी वैष्णवी, बाकी स्टूडेंट बेटा मेंडेलियन कैरेक्टर्स रिस्पॉन्स करेंगे। टॉल और डॉर्फ, वेरी गुड गामिनी। साक्षी को नहीं मालूम, गुड अमन, गुड ईश्वरी। चलो कोई भी एक बार बेटा वॉइस में एक्सप्लेन कर दो ताकि बाकी लोगों को भी समझ में आ जाए जिन्हें नहीं मालूम है, जल्दी से। सर सर फिजिकल कैरेक्टर्स जो कि पास होते हैं पेरेंट्स से मेंडेलियन कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में। मींस बेटा पाइसम सटाइवम, पी प्लांट, याद होगा आपको। पी प्लांट में जो है मेंडल ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था एक्सपेरिमेंट में? क्या बताया था बेटा मेंडल ने? बताओ। मेंडल ने यही बताया था कि प्लांट की हाइट, एक तो डोमिनेंट कैरेक्टर बताया था, दूसरा हाइट क्या होंगी, या तो टॉल होगा या फिर ड्वार्फ होगा। वेरी गुड, गुड। यही चीज तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत क्रिटिकल कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, स्टडी कीजिए, रिवाइज कीजिए बेटा, तो ही आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आप लोगों को प्रॉब्लम जाएगी आगे चल के। ठीक है, तो जितना बता रहा हूँ उन चीजों पे फोकस करेंगे। ओके, चलो ठीक है। तो मेंडेलियन कैरेक्टर आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा भी अच्छी तरह से क्या बता रहा था मैं आप लोगों को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे हमारे। तो अगेन जो है यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग, और नेक्स्ट स्लाइड जो है बेटा यहाँ पे क्या बताया हुआ है, वन एग्जामिन ईच रिक्वायरमेंट वन बाय वन बिकॉज ऑफ रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री both the nucleic acid DNA and RNA have the ability to direct their duplication। ये कंसेप्ट भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझा दिया हूँ। क्या बताया मैंने यहाँ पे आपको कि यहाँ पे जो रोल है न्यूक्लिक एसिड का, उनमें एक तो बेस पेयरिंग प्रेजेंट है और दोनों भी आपस में एक दूसरे का कैसा है बेटा, कॉम्प्लीमेंटरी है। जस्ट अ मिनट, बेटा वॉइस क्लियर है क्या मेरा? बाकी लोगों को रिस्पॉन्स करेंगे चैट में एक बार। यस सर। यस सर। कल्याणी रिज्वाइन करो बेटा, बाकी लोगों के साथ क्लियर है वॉइस मेरा? हाँ यस सर। यस सर। ओके, हेलो, यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। सभी लोगों का क्लियर है? कल्याणी रिज्वाइन करो, 2 बार रिज्वाइन किए। अगेन ट्राई करो बेटा, नेटवर्क प्रॉपर नेटवर्क में आओ। ज्यादा प्रॉब्लम हो रही तो मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो क्या देख रहे हैं बेटा हम लोग, यहाँ पे जो दोनों भी न्यूक्लिक एसिड है मींस डीएनए और आरएनए, दोनों में एबिलिटी क्या है बेटा,
वो अपने डुप्लीकेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक तो कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है और बेस पेयरिंग वहां पे देखने को मिलती है। बट यही चीज यदि हम देखिए बेटा, तो प्रोटीन में बेटा ये जो क्राइटेरिया है इस चीज को फॉलो नहीं करता, फेल है प्रोटीन इस पार्ट को बताने के लिए। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है बेटा जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे जो देखे, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखे, प्रोटीन जो है वो अपने आप में रेप्लिकेशन नहीं कर सकता, प्रोटीन का फॉर्मेशन भी बेटा डीएनए की हेल्प से ही होता है। ठीक है, बट डीएनए खुद से अपनी कॉपी बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए बेटा, अभी तक यहाँ तक के स्लाइड में हम लोगों ने जनरल से कंसेप्ट देखे। अभी देखिए यहाँ पे इफ वन एग्जामिन, ठीक है, जो हम लोगों ने देखे, सॉरी हाँ क्या देख रहे थे हम लोग यहाँ पे, हाँ प्रोटीन जो है फेल हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो यदि हम देखें यहाँ पे, तो पहली चीज तो जो जेनेटिक मटेरियल है शुड बी स्टेबल इनफ नॉट टू चेंज डिफरेंट स्टेज। अब डिफरेंट स्टेज मींस किसी भी टाइप की लाइफ साइकिल में, मान लो अभी जो लाइफ साइकिल है वो यदि कुछ लाइफ साइकिल चेंज होती है, एज चेंज होता है, या किसी भी टाइप की फिजियोलॉजी ऑर्गेनिज्म की चेंज होती है, तो वो जो जेनेटिक मटेरियल यदि है तो वो स्टेबल होना चाहिए। यही पार्ट बेटा स्टेबिलिटी यदि हम देखें तो ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने देखे, डीएनए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल था, हीट दिए, डबल स्टैंड ब्रेक हो गई अलग अलग, जब उसको चांस मिला तो वापस से फिर से वो डबल स्टैंड में आ गई। तो यही बेटा प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल को एक्सप्रेस करता है। अगेन इस स्लाइड को फिर से पढ़ेंगे। The genetic material should be stable enough not to change with a different stage of life cycle, age or physiology. Stability यदि हम देखें तो one of the property of genetic material means, जैसे ग्रिफिथ ने जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बताया था, तो उसने हीट दिया, हीट देने के बाद बैक्टीरिया तो किल हो गया, पर उसके इनसाइड में जो जेनेटिक मटेरियल था वो डिस्ट्रॉय हुआ क्या? नहीं हुआ, और डिस्ट्रॉय नहीं होना ही जेनेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। ओके, क्लियर हुआ? नेक्स्ट स्लाइड देखिए बेटा। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे यदि हम देखिए तो इस तरह से हम बेटा इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज को, कि यहाँ पे क्या है, डीएनए दैट द टू स्ट्रेन जो कि दोनों भी आपस में एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, हीट देने के बाद सेपरेट हुआ, सेपरेट होने के बाद जो है जैसे ही उसे एप्रोप्रिएट कंडीशन मिली तो प्रोवाइड करने के बाद फिर से वो आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो गया। तो डीएनए इस तरह से डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, हीट देने से दोनों भी स्ट्रैंड ब्रेक हो गई, अलग हो गई, अलग होने के बाद जब एप्रोप्रिएट कंडीशन मिली तो फिर से बेटा वो अगेन अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गया। यही इस स्टेटमेंट में बताया हुआ है। ठीक है, अब कई लोग बोलते सर ये लाइट ऑफ द डीएनए का मतलब क्या है? बेटा ये डिक्शनरी टर्म है, लाइट का मीनिंग यहाँ पे हमारा बायोलॉजिकल टर्म नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। फिर फर्दर OH ग्रुप जो है बेटा यदि हम देखिए तो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए। तो आरएनए में बेटा ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो प्रेजेंट है उसकी वजह से ये OH ग्रुप जो है हाईली रिएक्टिव ग्रुप होता है। कैसा होता है ये? हाईली रिएक्टिव ग्रुप। हाईली रिएक्टिव ग्रुप है, और साथ ही साथ क्या है बेटा, इस तरह से आरएनए इजीली डिग्रेड हो जाता है। इजीली डिग्रेड मींस कैसा होगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे यदि हम देख रहे हैं तो यहाँ पे पहली चीज तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है। सिंगल स्ट्रैंड है तो आरएनए के पास जो भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यदि इसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मिलेगा तो ये किसी के भी साथ जुड़ सकता है। ऐसा जुड़ गया तो आरएनए का अपना खुद का एग्जिस्टेंस बचा क्या? नहीं बचा। दूसरा, इसके पास यूरेसिल है, वो भी रिएक्टिव ग्रुप है, इसको जब चांस मिलेगा तो किसी के भी साथ रिएक्ट कर जाएगा। थर्ड, इसके पास बेटा पेंटोस शुगर है, तो पेंटोस शुगर की यदि हम बात करें तो पेंटोस शुगर जो है सेकंड कार्बन पे भी OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। पेंटोस शुगर के जो सेकंड कार्बन पे जो OH ग्रुप प्रेजेंट है, यदि हम लोग देखें तो पेंटोस शुगर के सेकंड कार्बन पे भी जो OH ग्रुप है वो भी क्या है? रिएक्टिव ग्रुप है। इसकी वजह से बेटा यदि हम देखें आरएनए में, तो आरएनए जो है बेटा कैटालाइटिक रोल भी प्ले कर रहा है और साथ ही साथ रिएक्टिव भी है। ऑब्वियसली कैटालाइटिक है तो रिएक्टिव है, रिएक्टिव है तो कैटालाइटिक है। बट इसके कंपैरिजन में हम लोग डीएनए को समझे तो डीएनए केमिकली लेस रिएक्टिव बट स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए। क्लियर हुआ? एज कंपेयर टू आरएनए जो है, ठीक है, क्या होता है? ये केमिकली लेस रिएक्टिव और स्ट्रक्चरली मोर। वैष्णवी आपका आंसर देता हूँ बाद में थोड़ी देर के बाद। ठीक है, अभी आगे कंसेप्ट देख लेते हैं हम लोग पहले। तो ये समझ में आ गया बेटा। इस तरह से बेटा दोनों भी न्यूक्लिक एसिड यदि हम देखें तो दोनों भी जेनेटिक मटेरियल तो है, बट उसमें भी डीएनए जो रहेगा वो बेटर जेनेटिक मटेरियल की तरह रोल प्ले करेगा। क्लियर हो गया बेटा सभी लोगों को? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हमारी
नेक्स्ट स्लाइड पे यदि हम देखें इनफैक्ट ऑफ थायमिन, अभी देखो रीजन भी बताया हुआ है यहाँ पर, कैटालाइटिक एक्टिविटी और रिएक्टिव क्यों है तो उसका यहाँ पे रीजन भी बताया। पहली चीज तो डीएनए में क्या प्रेजेंट है, थायमिन, किसकी जगह पे, यूरेसिल की वजह से। तो इसकी वजह से बेटा यहाँ पे एडिशनल जो स्टेबिलिटी जो डीएनए में देखने को मिलेगी वो किसकी वजह से आ रही है बेटा, थायमिन की वजह से। एक ही चीज को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं बेटा। आज का लेक्चर समझने वाला है, आज का लेक्चर टोटल थ्योरेटिकल बेस्ड है, आज का लेक्चर याद रखने वाला है। ये बार बार मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा तो आपको याद नहीं होगा। कंसेप्ट जो समझा रहा हूँ उस चीज को समझो, यदि वो चीज समझ में आ गई तो आपको आज के आज अभी के अभी ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। आज लास्ट लेक्चर में, लेक्चर के एंड में आप लोगों से सारी चीजों को समराइज करने के लिए बोलूंगा मैं, इसलिए ध्यान दो, किसी को भी पूछ सकता हूँ, जो नहीं देगा उसके लिए एक्शन लिया जाएगा। क्या होगा, कुछ भी होगा, देखते रहो, ठीक है। तो इस तरह से क्या बेटा, थायमिन की प्रेजेंस की वजह से डीएनए ज्यादा एक्टिव है, यूरेसिल की प्रेजेंस की वजह से आरएनए कम एक्टिव है। फिर इसके बाद यदि हम लोग देखें तो डीएनए और आरएनए जो है इसमें क्या चीज बेटा, म्यूटेशन देखने को मिलता है। बट ज्यादा म्यूटेशन किसमें देखने को मिलेगा बेटा, आरएनए में। कम म्यूटेशन डीएनए में होता है, ठीक है। आरएनए जो है अनस्टेबल होने की वजह से फास्टर रेट पे क्या होता है बेटा, म्यूटेशन इसमें हो जाता है। समझ में आ गया, अनस्टेबल होने की वजह से फास्टर रेट पे क्या होगा, इसमें म्यूटेशन हो जाएगा। इसलिए बेटा वायरल जीनोम में यदि आरएनए है तो वायरस का लाइफ साइकिल बहुत कम होता है, लेकिन म्यूटेशन बहुत फास्ट होता है। देखिए आपने कोरोना वायरस ज्यादा दिन तक लाइफ है क्या, नहीं। राइनो वायरस जो कॉमन कोल्ड होता है, स्निफिंग होती है, ज्यादा दिन लाइफ साइकिल नहीं है बेटा इसकी। क्यों, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, आरएनए की वजह से लाइफ साइकिल कम है, लेकिन म्यूटेशन बहुत जल्दी होता है, इसलिए इसका आसानी से मेडिसिन नहीं बना सकते। देखो कॉमन कोल्ड होता है तो हमारा बॉडी को ठीक करता है, बाहर की मेडिसिन से सिर्फ हमारे एक्सटर्नल जो अपीयरेंस है, फीचर्स है, उसको ठीक करने के लिए दी जाती है। समझ में आ गया, तो यही चीज है बेटा। तो यहाँ पे देखो ये चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं आज के प्रेजेंट सिचुएशन को लेके, आपको बहुत मजा आएगा बेटा पढ़ने में, ठीक है। इसलिए चैप्टर हम लोगों ने चालू भी किया है। यहाँ पे ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि वायरस में जो जीनोम होता है, लाइफ साइकिल वायरस की शॉर्टर लाइफ होगी, बहुत कम होगी, बट म्यूटेशन इसमें बहुत फास्ट होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बेटा, आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर। कुछ लोगों के क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं। सर डज म्यूटेशन हेल्प इन क्यूरिंग एंसेस्टर्स डिसीज? हाँ होता है बेटा, म्यूटेशन जो है बेटा दोनों टाइप के होते हैं। म्यूटेशन जो है बेटा हार्मफुल भी है, लेथल भी है, और म्यूटेशन हेल्पफुल भी है। हेल्पफुल ऐसे कि इवोल्यूशन को बढ़ावा देता है, ठीक है। हार्मफुल ऐसे कि डिसीज भी होती है, कैंसर भी होता है म्यूटेशन से, और कैंसर ठीक भी होता है म्यूटेशन से, ठीक है। तो ये कह नहीं सकते कि कौन सा म्यूटेशन कब कैसे होगा। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरह से बेटा आरएनए जो है कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर। आरएनए जो है कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब ये पार्ट समझना पड़ेगा बेटा पहले तो, ओके, नहीं तो प्रॉब्लम आएंगी। चलो वापस से हम अगेन हमारे पार्ट पे आते हैं। हेलो, देखिए तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, ये हो गया एक डीएनए, डीएनए से बनेगा आरएनए। ये सारा खेल हुआ सेल के न्यूक्लियस के अंदर। आरएनए का इस न्यूक्लियर पोर्ट से हुआ ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास प्रेजेंट है राइबोसोम। आरएनए अंदर से निकल के पहुंचा राइबोसोम तक के। आरएनए अंदर से जब राइबोसोम के पास पहुंचा, सेल बायोलॉजी में पढ़ाया हूँ बेटा मैंने इसका डायग्राम, ऐसे इस तरह से हम लोगों ने डायग्राम देखे थे, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। तो अभी देखो हमारे यहाँ पे जो स्लाइड है, तो आरएनए प्रोटीन को एक्सप्रेस कर रहा है। कैसे एक्सप्रेस करेगा, तो बेटा एक प्रोटीन बनाना है। एक वायरस हमारे बॉडी में इंटर किया है, हमारे बॉडी में जब कोई वायरस जब इंटर किया है तो उस वायरस को मारने के लिए हमारे बॉडी को एक प्रोटीन बनाना पड़ेगा। प्रोटीन कैसे बनेगा, तो उसका इन्फॉर्मेशन किसके पास है, डीएनए के पास है। डीएनए के पास जो इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन आरएनए को देगा। आरएनए अपना मैसेज जो है राइबोसोम्स के पास पहुंचाएगा। राइबोसोम्स को बोलेगा कि भैया ये XYZ टाइप का प्रोटीन जो है आपको बनाना है, डीएनए का ऑर्डर है। चलो ठीक है, तो अब राइबोसोम्स बोलेंगे ठीक है, बट मुझे चाहिए अमीनो एसिड। तो अब अमीनो एसिड कहाँ से आएंगे, तो साइटोप्लाज्म में बचे हैं क्या, टीआरएनए। टीआरएनए जो है उस अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म से लेकर राइबोसोम को दे देगा, और इस तरह से फाइनली एक प्रोटीन बन जाएगा। तो इसमें भी जो रोल प्ले हो रहा है वो किसका हो रहा है, आरएनए का हो रहा है। आरएनए एक्सप्रेस कर रहा है बेटा प्रोटीन सिंथेसिस को। समझ में आया। देखो अगेन हम उसी स्टेटमेंट को फिर से देखेंगे बेटा, ठीक है। तो वही स्टेटमेंट हम फिर से देखेंगे, आपका और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो क्या देख रहे हैं हम लोग, आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। आरएनए जो है बेटा इसके पास कोडिंग है, और ये डायरेक्टली बेटा जो है सिंथेसिस कर सकता है प्रोटीन को। मींस अपने कैरेक्टर को जब एक्सप्रेस करेगा तब जाके, क्योंकि डीएनए एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, डीएनए तो हिडन करके रखा हुआ है।
एक्सप्रेस जो कर रहा है वो आरएनए कर रहा है, कहाँ पे जाके एक्सप्रेस कर रहा है, राइबोसोम्स के पास। बाहर इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए बेटा, बहुत सारे आतंकवादी बैठे हुए गड़बड़ कर सकते हैं, समझ गए। तो सेल में भी ऐसे ही होता है, ठीक है, इसलिए कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं पे भी नहीं होगी, जो जिसका काम जहां पर रहेगा वो काम वहीं पे रहेगा, ठीक है। इस तरह से बेटा प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरीज जो है ये भी आरएनए की वजह से ही इवॉल्व हुई है। तो यहाँ पे जो बताया हुआ है कि बेटा डीएनए जो है आरएनए पर ही डिपेंडेंट है, यदि आरएनए नहीं रहेगा तो डीएनए का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि आरएनए यदि नहीं रहा तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा बेटा। प्रोटीन को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले हो रहा है वो आरएनए की वजह से हो रहा है। हाँ, लेकिन उसमें डीएनए का अपना एक रोल है, डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है, डीएनए नहीं रहा तो भी काम नहीं होगा। बट डीएनए भी जो डिपेंडेंट है वो किस पर डिपेंडेंट है, ऑब्वियसली आरएनए पर डिपेंडेंट है। तो डायरेक्ट बताया बेटा, इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिपेंडेंट जो है डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो किस पर है, आरएनए पर है। क्लियर हो गया, चलो वेरी गुड। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। तो इस तरह से ये जितना भी डिस्कशन हम लोगों का हुआ है, तो ये सारे डिस्कशन के बाद हमको एक चीज समझ में आ गई बेटा, तो डीएनए और आरएनए क्या दिया है हमारी स्लाइड में, डीएनए और आरएनए जो है इनका फंक्शंस कैसा बेटा, एज अ जेनेटिक मटेरियल। बट डीएनए जो है आरएनए के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, और ये प्रिफर करता है किस चीज को बेटा, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आरएनए। मतलब डीएनए के पास स्टोर है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, उसको ट्रांसफर करना है तो आरएनए ही ट्रांसफर करेगा। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग, ठीक। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल स्टडी किया है। अभी हम लोग आरएनए वर्ड जो है छोटा सा कंसेप्ट है ये हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन का पोर्शन जो है आगे के लेक्चर में हम लोग ज्वाइन करने वाले हैं, जिसमें हम डीएनए रेप्लिकेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत सारे एनिमेशंस के साथ समझेंगे हम सारी चीजों को, ठीक है। तो पहले तो आरएनए वर्ड देखते हैं, बट आरएनए वर्ड को स्टार्ट करने के पहले एक बार सभी का रिस्पांस देख लेते हैं बेटा, किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो, ठीक है, कुछ लोगों से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। चलो जल्दी जल्दी रिस्पांस करेंगे बेटा, पहले तो चैट में रिस्पांस करो, किसी का कुछ प्रॉब्लम है क्या, यस नो, प्रॉब्लम है यस, नहीं है नो, जल्दी से। किसी को वॉइस में क्वेश्चन पूछना तो पूछो जल्दी से। जानवी बोलो बेटा क्या प्रॉब्लम है, वैष्णवी क्या बेटा, वायरस का क्या चीज, सर आपने वो पहले बताए थे वायरस कोरोना, मतलब वो जो आरएनए एंटर करता है जब बॉडी में, हाँ हाँ वो नहीं समझा, वो नहीं समझा। वो बेटा मैंने ये बताया कि जैसे कि सपोज कोई वायरस हमारे बॉडी में इंटर कर रहा है ना, तो हमारा बॉडी जो होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो स्क्रीन चेंज कर लो बेटा, नीचे साइड जो दिख रहा है उस पर क्लिक कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मैंने जो बताया था क्या है, डीएनए से आरएनए बना, ठीक है, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। मतलब जैसे बाहर से कोई वायरस इंटर कर रहा है तो हमारे बॉडी को एक प्रोटीन बनाना पड़ेगा। अब जो हमारे बॉडी में जो प्रोटीन बनेगा तो वो कैसे, उसका इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास है, फिर उस प्रोटीन को बना के उस वायरस को मार सकते हैं, ऐसा बताया हुआ, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा, यस सर। बोलो। तो वो म्यूटेशन से कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज होता है क्या? हाँ बेटा, तेजस्विनी केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल यदि हम देखें तो स्टेबिलिटी केमिकली और स्ट्रक्चरली भी, जैसे कि केमिकली, केमिकली मींस जो पेंटोस शुगर हो गया, थायमिन हो गया, ठीक है, वो स्ट्रक्चर मतलब डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड, उसको ब्रेक भी कर दिए तो अगेन फिर से वैसे बन सकता है, तो इस तरह से उसकी स्टेबिलिटी है। चलो तो आगे का आरएनए वर्ड कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद वापस से हम फिर से यहीं पे आएंगे। सर हाँ बोलो बेटा। हेलो सर, सर मैंने चैट थ्रू अपना डाउट पूछा है। नाम, नाम बताओ बेटा। वैष्णवी। वैष्णवी नाम से है, ओके। क्या डाउट था, लास्ट पॉइंट फिर से बताओ, ये है क्या बेटा? हेलो सर इसके पहले वाली स्लाइड, इसके पहले वाली स्लाइड फिर से बताना है। इसके पहले वाली स्लाइड, ओके, ये वाला
ये वाली या ये वाली? ये वाली सर। RNA can directly code for the synthesis of protein, ये वाला बेटा? हेलो बेटा, आपके डाउट क्लियर करोगे तो मैं बहुत अच्छी तरह से समझा पाऊंगा। चलो मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ एक बार फिर से, जो भी प्रॉब्लम आया होगा। देखिए यहाँ पे क्या बताया है, RNA कैन डायरेक्टली कोड फॉर द Hello, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, चलो इसको मैं Sir. फिर से एक्सक्यूज मी सर। देखिए बेटा, यहाँ पे क्या बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, RNA जो है प्रोटीन सिंथेसिस की कोडिंग जो होती है वो RNA के पास होती है। अभी कैसे, अभी हम लोग आगे चल के बेटा वैसे भी जेनेटिक कोड हम पढ़ेंगे तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा। फिर भी चलो यहाँ पे जो बताया है उस कंसेप्ट को मैं आपको और भी दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट बेटा जेनेटिक कोड को लेके आता है। अब जेनेटिक कोड को लेके कैसे, जैसे कि सपोज ये डीएनए, अब ये डीएनए के बाद यहाँ पे ये आरएनए बना, आरएनए पे यहाँ पे AUG बना। क्या बना बेटा यहाँ पे? AUG। तो AUG का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रहेंगी। क्या रहेगा बेटा? ए का यहाँ पे क्या रहेगा? ए रहेगा, यू की जगह पे यहाँ पे टी रहेगा, जी की जगह पे यहाँ पे जी रहेगा। बट इसका यहाँ पे हम देखेंगे तो एक के साथ क्या रहेगा बेटा? टी, टी का क्या रहेगा? ए, जी का क्या रहेगा? सी। समझ गए? तो ये बेटा ये डीएनए था। तो इस डीएनए से क्या बना यहाँ पे? आरएनए बना। तो आरएनए पे जो कोडिंग थी क्या आई? AUG। इसी तरह से यहाँ पे और भी 3 कोड रह सकते हैं, जैसे UUG हो सकता है, GUG हो सकता है। ठीक है, इस तरह से। तो इसके कोड यहाँ से इसने कॉपी किया। अब ये जो कॉपी किया बेटा, तो अभी हम लोगों को मालूम है कि AUG जो है एक अमीनो एसिड को कोड करता है, उस अमीनो एसिड का नाम है मिथ्योनिन। क्या बेटा? मिथ्योनिन। UUU जो कोड करता है वो कोड करता है फेनिलएलनिन, और GUG जो कोड करता है ये कोड करता है ग्लाइसिन। अब देखो ये तीनों भी अमीनो एसिड, मिथ्योनिन अमीनो एसिड नंबर 1, फेनिलएलनिन और ग्लाइसिन, इस तरह से 3 अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन हुए तो एक प्रोटीन जो है इसका फॉर्मेशन हो गया। तो इस प्रोटीन की कोडिंग जो थी वो आरएनए के पास थी। तो आरएनए के पास जैसा कोडिंग रहेगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा, और जैसे अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा उसी तरह से एक प्रोटीन बनेगा, और वो प्रोटीन अपने आप को इस तरह से एक्सप्रेस कर पाएगा। तो अब यहाँ पे देखो हमारे स्लाइड में जो बताया है, यहाँ पे क्या बताया हमारे स्लाइड में, यहाँ पे बेटा देखो हमारे स्लाइड में यही बताया यहाँ पर कि RNA can directly code for the synthesis of protein, hence can easily express the character। RNA के पास ही कोड प्रेजेंट है जो प्रोटीन को सिंथेसाइज कर पाए और वो ही अपने कैरेक्टर को इजीली एक्सप्रेस कर सकता है। क्लियर हुआ बेटा? ये वाला पार्ट शायद आपको नहीं समझाऊंगा। रिस्पॉन्स करो बेटा चैट में। Rutika, RNA is the single stranded, then how the complementary RNA form? ओके बेटा, आपके ये सारे क्वेश्चन के आंसर आगे वाले लेक्चर में आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, चलो फिर भी बता देता हूँ। देखिए बेटा, कभी भी जब आरएनए का सिंथेसिस होता है, आरएनए का सिंथेसिस मींस ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो यहाँ पे दो कंसेप्ट हमें समझना है। एक तो रेप्लिकेशन हमें समझना है और दूसरा हम लोगों को ट्रांसक्रिप्शन समझना है। रेप्लिकेशन में ये पेरेंटल डीएनए है, इस पेरेंटल डीएनए से डॉटर डीएनए बनेगा, बट दोनों भी डबल स्टैंडर्ड होंगे। बट आरएनए का सिंथेसिस जब होगा तो इस पेरेंटल डीएनए से एक आरएनए बनेगा। बेटा दोनों भी स्ट्रैंड कॉपी हो सकता था और उससे दोनों भी स्ट्रैंड से आरएनए बन सकता था, बट ऐसा नहीं होता है। इस दोनों स्ट्रैंड में एक स्ट्रैंड जो होती है डीएनए की कोडिंग स्ट्रैंड होती है, जिसकी वजह से एक आरएनए बनेगा। अब गलती से बेटा इसी आरएनए का एक दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनता है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड करके डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएंगे, जो आगे इस प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड तो होता है, लेकिन आरएनए जब सिंगल स्टैंडर्ड होता है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री यदि आरएनए बना वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जाके बाइंड कर सकते हैं। समझ गए? बट जनरली आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है। ठीक है, होता तो कॉम्प्लीमेंट्री, बट ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री नेचुरली सेल के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता है। क्लियर हुआ बेटा? इसका आंसर क्वेश्चन था ये रुतिका। रुतिका क्लियर हुआ? इसके बाद वाली स्लाइड का लास्ट पॉइंट, गौरव सॉरी सर मैंने अभी ज्वाइन किया, मैं बाद में यूट्यूब से देखूंगा। ओके बेटा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं।
सर एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन बॉडी आल्सो मेड फ्रॉम द डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन। हाँ बेटा, एंटीबायोटिक आर आल्सो ए टाइप ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है बेटा डीएनए जब एक्सप्रेस होगा तब फॉर्म होगा। ठीक है, ओके बेटा। ये वैष्णवी नाम से जो है, नाम क्या आपका, नाम बता दो एक बार। वैष्णवी काकड़े सर कलश। कलश, ओके ठीक है बेटा। कलश, आपका जो डाउट है इसके बाद वाली स्लाइड जो है एक बार देख लेते हैं, क्या पूछे मुझसे आपने। इसके बाद वाली स्लाइड का लास्ट पॉइंट, इस स्लाइड के बाद वाला बेटा, ये वाला क्या, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए इज बेटर। कलश यही वाला है क्या बेटा? यस सर। ओके जस्ट मिनट बेटा, नेट का प्रॉब्लम आ रहा है। कलश एक काम करो, वहां पे आपको जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको साइड में आपको मार्कर पेन दिख रहा होगा, उससे हाईलाइट कर दो वहां पर जो प्रॉब्लम है। समझ नहीं पा रहा हूं मैं। मार्कर पे क्लिक करो, साइड में पेंसिल का ऑप्शन है वो क्लिक करो और हाईलाइट करो कहां पे नहीं समझ रहा है। ओके ये वाला, गुड। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए इज बेटर। देखिए बेटा, इस स्लाइड में जो बताया हुआ है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है, तो यहाँ पे देखिए क्या चीज, ये एक सेल है, इस सेल में ये न्यूक्लियस है, इनसाइड द न्यूक्लियस डीएनए। डीएनए बेटा सेल के बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। डीएनए जो है किंग है और राजा महल में रहता है, समझ गए। तो इसकी इंफॉर्मेशन जो भी है कि कोई प्रोटीन बनाना है, तो ये प्रोटीन जो बनाने का मैसेज है वो आरएनए के पास जाएगा, और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, तो ये जो छोटा सा पोर जो होता है न्यूक्लियर पोर, यहाँ से इजीली बाहर चला जाएगा। जब ये इजीली बाहर गया तो ये जो इंफॉर्मेशन है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आरएनए बेटर वे से ही बाहर लेके जा सकता है। अब कौन सी इंफॉर्मेशन, जो प्रोटीन फॉर्म करना है, प्रोटीन कहाँ बनेगा बेटा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहाँ पे प्रेजेंट है राइबोसोम्स। तो इस राइबोसोम्स तक के जो मैसेज लेके जाना है वो कौन लेके जा रहा है बेटा, आरएनए, ठीक है। इस तरह से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जो ट्रांसफर कर रहा है, जो फ्लो हो रहा है, तो जो ट्रांसफर करने में आरएनए एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी हेल्प से जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। तो देखो यहाँ पे ये बताया ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, क्या बोला, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए इज बेटर, मींस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए आरएनए जो है वो बेटर होता है। क्लियर हो गया क्लास? और किसी के कुछ डाउट है, पूछो। नहीं है तो भी एक स्लाइड हमारा रह गया छोटा सा, वो हम देखेंगे। चलो सर समझ गया, ओके वेरी गुड बेटा। बेटा आपकी अमन, अमन बेटा रिज्वाइन करो, नेटवर्क में आओ। बाकी लोगों को मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है कि एक बार रिस्पॉन्स करेंगे बेटा? Am I audible clearly? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके चलो तो आगे कंटिन्यू करते हैं। जिसको प्रॉब्लम है रिज्वाइन करो क्लास को। मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया बेटा, मेरा आने वाला आगे का हर एक नेक्स्ट लेक्चर लास्ट लेक्चर से बेटर रहेगा, और मैं उसमें अपना परफॉर्मेंस बेस से बेस दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे बेटा रेगुलर है स्पेशली क्लास में, ठीक है, आज थोड़े स्टूडेंट कम दिखाई दे रहे हैं, तो जितने भी स्टूडेंट बेटा रेगुलर है उन्हें बहुत अच्छी तरह से हर चीज समझ में आ रही है, बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करते हुए बेटा वो पढ़ रहे हैं, और उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से अपना 100% दे रहा हूँ, आपको भी अपना 100% देना है, और 100% दे करके बेटा एक अच्छा रिजल्ट लाना है। क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे थे जो आपके क्लास में टॉपर के लिस्ट में आते थे, आज के टाइम पे बेटा जो टॉपर थे वो लूजर्स हो रहे हैं, और जो पीछे रहते थे वो आगे बढ़ रहे हैं बेटा। ठीक है, तो जो मेहनत करेगा वही रिजल्ट लेके आएगा बेटा, क्योंकि बेटा रिजल्ट का मतलब कंटिन्यूटी है, रुकना नहीं है सिचुएशन को देखते हुए। और कल मोदी जी ने भी हमें बहुत अच्छी बात बताई बेटा कि कोरोना ने हमें सेल्फ डिपेंडेंट रहना सिखाया है। समझिए कैसे हम अपने आप में हर चीज को कर सकते हैं।
तो इसका मतलब ये मत समझो कि जो लोग क्लास में नहीं है वो पीछे होगा। कई स्टूडेंट ऐसे भी है बेटा जो टॉपर्स थे और क्लास ज्वाइन नहीं करने के बाद भी आज बहुत अच्छी तरह से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मेरे से बात होती रहती है उनकी, ठीक है, वो क्वेश्चंस भी पूछते हैं और कई लोग बेटा हमारी इस क्लास से भी आगे भी बढ़ चुके हैं। तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है, इस गलत फहमी में मत रहना कि आप ही पढ़ रहे हैं। तो दुनिया में हर कोई पढ़ाई कर रहा है, इस इंडिया में हर कोई पढ़ रहा है, ठीक है। अपने को बेस्ट देना है, कंपटीशन है, जितना बेस्ट दोगे उतना अच्छा रिजल्ट बनेगा। चलो तो आगे देखते हैं बेटा, आरएनए वर्ड क्या है ये हम समझ लेते हैं। आज का ये लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आरएनए वर्ड, तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, मैक्सिमम स्टूडेंट बोल के गलती कर देते हैं कि सबसे पहले जो जेनेटिक मटेरियल जो था बेटा वो आरएनए था। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, व्हिच इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल? तो आरएनए ही है जो बेटा फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, और आरएनए से ही इवॉल्व होकर डीएनए बना है। ओके, आरएनए से ही इवॉल्व होकर के किस चीज का फॉर्मेशन हुआ है? डीएनए का। बेटा मेरा वॉइस क्लियर है क्या? एक बार रिस्पॉन्स करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्क इशू दिख रहा है मुझे अपने पास। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके सही है। Yes, sir. चलो Yes, sir. अपने पास से भी एक बार चेक कर लेता हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक होस्ट से इतने सारे स्टूडेंट कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जो सर्वर है Yes, sir. वो बेटर रहना चाहिए। तो देखिए बेटा आरएनए वर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। आरएनए सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल है और इसमें कुछ एविडेंस हमें मिले हैं जो बेटा एक लाइफ प्रोसेस के लिए एसेंशियल होते हैं। जैसे कि पहली चीज तो इसमें आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के साथ ही साथ नेक्स्ट देखें तो आता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के बाद नेक्स्ट देखें तो स्प्लाइसिंग। अब तीन टर्म को हमें समझना है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है और स्प्लाइसिंग क्या होती है, ये हमें समझना है बेटा। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन और स्प्लाइसिंग की यदि हम बात करें तो मेटाबॉलिज्म मींस एक बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये हम जानते हैं। ट्रांसलेशन मतलब आरएनए से जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो उस फिनोमिना को कहते हैं ट्रांसलेशन। अब एक न्यू टर्म दिखाई दे रहा है स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग का मीनिंग होता है बेटा कि जब आरएनए जब फॉर्म हुआ होता है, ठीक है, जब आरएनए का फॉर्मेशन हुआ तो आरएनए के फॉर्मेशन के टाइम पे आरएनए जो फॉर्म होता है ये प्री आरएनए बनता है। प्री आरएनए मींस इमैच्योर आरएनए। इमैच्योर आरएनए में होता यह है कि आरएनए तो है बट उसी के साथ साथ बीच बीच में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो काम के नहीं होते। मींस इसमें दो चीज होती है, एक तो कोडिंग सीक्वेंस होता है और एक नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है। तो कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, तो इसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस इसे रिस्पेक्टिवली जो है वो कहते हैं, एक तो इंट्रॉन और दूसरा कहते हैं एक्सॉन। ठीक है, आरएनए का स्प्लाइसिंग क्या है वो हम पहले समझ लेते हैं। ठीक है, क्या चीज बेटा, आरएनए का स्प्लाइसिंग क्या होता है वो हम समझ लेते हैं पहले। तो देखो बेटा ये हमारी सेल है, सेल में ये हो गया न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के साइड में डीएनए, डीएनए का जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो बना आरएनए। आरएनए का जब फॉर्मेशन हुआ तो आरएनए इस तरह से जब फॉर्म होगा तो आरएनए जो बनेगा बेटा ये प्री आरएनए बनेगा। प्री आरएनए मींस इमैच्योर आरएनए। इमैच्योर आरएनए में यहाँ पे हमको एक तो जो दिखाई दे रहे हैं वो है एक्सॉन और दूसरा यहाँ पे हम लोगों को जो दिखाई दे रहा है वो है इंट्रॉन। इंट्रॉन जो होता है बेटा आरएनए का नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, कोई काम का नहीं। इस नॉन कोडिंग पार्ट जो है इसको क्या करना है, कट करके डिलीट कर देना, अलग कर देना। तो जब इस नॉन कोडिंग सीक्वेंस को काट दिया और काटने के बाद क्या होगा, ये एक्सॉन एक्सॉन को जब ज्वाइन कर दिया तो इस तरह से जो आरएनए बनेगा, ये जो आरएनए रहेगा ये मैच्योर आरएनए रहेगा। कैसा रहेगा ये आरएनए, मैच्योर आरएनए। तो नॉन कोडिंग सीक्वेंस मींस इंट्रॉन को रिमूव किया गया है, तो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्प्लाइसिंग। समझ में आएगा बेटा, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन इसे क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। मेटाबॉलिज्म सभी लोगों को मालूम है। मेटाबॉलिज्म के बाद साथ ही साथ यहाँ पे बेटा क्या चीज, जो ट्रांसलेशन जो होता है ये समझ में आ गया, स्प्लाइसिंग। ठीक है, ये सारी चीजें बेटा जो है आरएनए, ठीक है, ये इवॉल्व है अराउंड द आरएनए। समझ में आ गया। फिर आरएनए जो है बेटा यूज्ड टू एक्ट जेनेटिक मटेरियल, बट उसी के साथ साथ बेटा कैटालाइटिक एक्टिविटी भी होता है इसका। कैटालाइटिक एक्टिविटी मींस जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन एक लिविंग सिस्टम में हो रही है तो आरएनए एज अ कैटलिस्ट काम करता है। मतलब जहां पर प्रोटीन का कोई रोल नहीं होता है, कई जगह ऐसी है जहां पे प्रोटीन एज अ कैटलिस्ट काम नहीं करेगा,
वहां पे आरएनए एज अ कैटलिस्ट जो है ये वर्क करता है। क्लियर हुआ वाला स्लाइड सभी लोगों का? किसी को कुछ डाउट बेटा स्लाइड में? वेरी गुड आयुष, सही आंसर था आपका। इंट्रॉन रिमूव एक्सॉन आर कनेक्टेड, वेरी गुड। किसी ने मार्क किया बेटा, ठीक है। ये नहीं समझा क्या बेटा लास्ट वाला पार्ट? किसी का डाउट है कि कुछ? ओके क्लियर है। नेक्स्ट सर रिपीट स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग मींस होता है बेटा रिमूवल ऑफ इंट्रॉन फ्रॉम द आरएनए। इंट्रॉन मींस नॉन कोडिंग सीक्वेंस को आरएनए से काट के तोड़ के अलग कर देना और जो कोडिंग वाला पार्ट है उसको जोड़ देना। इस फिनोमिना को स्प्लाइसिंग कहते हैं। आरएनए कैटलिस्ट ओनली राइबोजाइम। हाँ बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा देखिए, आरएनए जो है बेटा कैटलिस्ट है, इसलिए वो रिएक्टिव है और रिएक्टिव होने की वजह से वो अनस्टेबल भी है। बट डीएनए जो है बेटा ये इवॉल्व आरएनए से ही हुआ है। थोड़ा सा केमिकल मॉडिफिकेशन हो गया और केमिकल मॉडिफिकेशन होने की वजह से डीएनए जो हो गया बेटा इसका स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गया। ये क्या हो गया बेटा? मोर स्टेबल हो गया। फिर डीएनए जो कि डबल स्टैंडर्ड होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन है जो कि बेटा उसमें जो इवोल्यूशन है उसमें चेंज लाने के लिए करता है। मींस ये रिपेयरिंग की प्रोसेस को भी हेल्प करता है ये, ठीक है। तो इस तरह से एक इंपॉर्टेंट रोल जो है यहाँ पे होता है। क्या देख रहे हैं बेटा यहाँ पे? ये पार्ट फिर से समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को। क्या है? डीएनए आरएनए से ही फॉर्म हुआ है। मींस आरएनए में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ और मॉडिफिकेशन होने के बाद फाइनली डीएनए का सिंथेसिस हुआ। अब डीएनए के सिंथेसिस होने के बाद डीएनए में आपस में कॉम्प्लीमेंट्री नेचर होता है। तो यहाँ पे बेटा जो इवोल्यूशन का जो प्रोसेस यदि हम देखें, ठीक है, या फिर प्रोसेस ऑफ रिपेयर, उसके लिए क्या है बेटा? ये रेजिस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट इसमें हम लोगों को जो है स्टडी करना है डीएनए का रेप्लिकेशन, जो कि आने वाले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे। अभी जिसके भी जो भी डाउट्स है वो हम देखेंगे और किसी से, ठीक है, कुछ क्वेरीज है तो, और साथ ही साथ बेटा मैं आप लोगों से अभी कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछूंगा जिसके आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके हेलो सर। चलो जल्दी जल्दी बेटा आंसर देंगे। शुभम सर एक बार प्लीज रिपीट करें ना क्वेश्चन। जल्दी से अनम्यूट करो। यस सर, नो सर रिस्पॉन्स करना है। कैमरा ऑन कर लेंगे सभी लोग अपने। गौरव कहाँ थे आज आप? कैमरा ऑन कर लो बेटा अभी। सर वो बैटरी नहीं थी मोबाइल में। गौरव कहाँ थे आज आप? फोन चार्ज नहीं था। हेलो सर। रूही बेटा समझ में आ रहा है कि जो पढ़ा रहा हूँ मैं? अमन अभी क्लियर है क्या? बाहर घूमते हो पढ़ रहे हो आप? अलाउ है कि बाहर जाना? वहां पर गांव में हो कि बेटा नागपुर में हो? नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आ रहा बेटा मुझे आपका। हेडफोन लगा सर। लेता हूँ। नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ बेटा सर नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए। ओके अभी क्लियर है। लियांशु, हाँ सर। लियांशु सर। लियांशु कल कुछ क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे, यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। पढ़ के आए बेटा? क्या था क्वेश्चन? गौरव म्यूट कर दो आप बेटा। लियांशु वो मैंने क्वेश्चन पूछा हाँ है वो सर। बताइए ना। बता रहा हूँ बेटा। हाँ लियांशु कल के क्वेश्चन का आंसर दो। सर क्वेश्चन सर भूल गए आवाज या आ रही है? रिवाइज नहीं किए? सर रिवाइज किए हैं। रिवाइज किए हो? आजकल क्लास समझ में आया सारा कुछ? हाँ ओके बेटा सभी लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन ये है कि अब तक जितना पढ़ाया हूँ, मंडे आप लोगों का ओरल टेस्ट होगा क्लास में ही, ठीक है, लाइव। तो आप लोग रेडी रहेंगे बेटा ओरल टेस्ट के लिए सभी लोग। अमृता है क्या बेटा? अमृता नहीं है आज?
सर बताओ। हाँ बेटा बताओ। Oswald Avray और कोलिन मैकलॉन एंड मैकलिन 1933 से 44 तक जेनेटिक मटेरियल जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट था उसको वो उसमें और वर्क किया और प्रोटीन, डीएनए और आरएनए के बारे में बताया। ओके गुड, वेरी गुड, एसआरएनए का गुड। एसआरएनए बैक्टीरिया ट्रांसफर होता है ना, एसआरएनए हाँ, एस से आर का ट्रांसफर होता है। एस स्ट्रैंड से आर स्ट्रैंड में। ओके वेरी गुड। टीसा, टीसा निमजे, यस सर। आपका एक क्वेश्चन है बेटा आपसे। आज जो मैंने डीएनए की स्टेबिलिटी बताया, तो डीएनए आरएनए के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है, उसका रीजन क्या है वो बताना है आपको। सर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और इतना ही पता है? नहीं। पॉइंट नोट किया करो पढ़ते टाइम पे। निकिता, चलो आपसे Yes, नेक्स्ट sir. इसमें पूछूंगा, रिवाइज करके आऊंगी। निकिता करे। ओके सुप्रिया, सुप्रिया Yes, sir. ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बेटा? ट्रांसक्रिप्शन वो डीएनए का फॉर्मेशन होता है आरएनए में। डीएनए का आरएनए में कॉपी होता है। ओके गुड। और फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? आरएनए। आरएनए, ठीक है, गुड बेटा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अनिकेत। ओके, आरएनए वर्ड में मैंने लास्ट में जो बताया बेटा उसको समराइज कर दो एक बार। सर आरएनए वर्ड में आपने ये बताया कि सर आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल होता है, और सर ऐसा बहुत सा एविडेंस है कि सर जो एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है सर, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, जो स्प्लाइसिंग अभी आपने बताई, वो सर सब आरएनए से ही आए हैं। और सर आरएनए एक तो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट भी करता है, और सर उसे हम कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह भी यूज करते हैं। ओके वेरी गुड बेटा। प्रगति, गुड गुड बेटा। प्रगति, यस सर। स्प्लाइसिंग को एक्सप्लेन करो बेटा। कैमरा ऑफ है आपका, स्प्लाइसिंग ऑन एक्सप्लेन करो। जल्दी से, यदि मालूम है तो यस और नहीं मालूम तो नो। कल्याणी, यस सर। स्प्लाइसिंग बताओ बेटा। स्प्लाइसिंग को डिफाइन करो। सर आवाज आ रही है? हाँ बेटा आ रही है। हेलो सर। ओके बेटा, हाँ बोलो बोलो, आ रही है आवाज। मतलब सर कनेक्शन प्रॉब्लम थी तो उसकी वजह से मुझे यूट्यूब से पढ़ना पड़ेगा, तो आज का लेक्चर नहीं समझा मुझे कुछ भी। सर अच्छा। इंट्रॉन्स को रिमूव करके जब हम लोग एक्सॉन्स को ज्वाइन करते हैं, दैट इज आरएनए स्प्लाइसिंग। ओके वेरी गुड, गुड बेटा। रूही, कल्याणी आप पढ़ोगे, मंडे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। रूही। यस सर। बेटा वो प्रोटीन सिंथेसिस का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था, डीएनए से प्रोटीन एक्सप्रेस होता है, उस चीज को बताओ बेटा, एक बार रिवाइज करो, क्या बताया था मैंने? सर फिर एक बार पूछो।
क्वेश्चन है प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म कैसे होता है, मतलब आरएनए प्रोटीन के कोड को एक्सप्रेस कर रहा है ना, तो किस तरह से कर रहा है वाली स्लाइड पूछ रहा हूं मैं। स्लाइड दिखाऊं एक बार? हाँ सर। ओके, मैं बेटा ये वाली जो स्लाइड है हमारी, ये आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इस स्लाइड के बारे में पूछ रहा हूँ। करो एक्सप्लेन, क्या बताया था यहाँ पर? नहीं मालूम? नो सर। बेटा कोई देगा इस क्वेश्चन का आंसर? रेज योर हैंड प्लीज। वैष्णवी, हाँ बेटा बोलो बेटा। सर पहले आरएनए का फॉर्मेशन होगा डीएनए से, फिर वो आरएनए वहां से मतलब एमआरएनए के थ्रू बाहर जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, फिर वहां पे राइबोसोम्स रहेंगे, फिर टीआरएनए एक्टिवेट होगा और अमीनो एसिड्स को लेके प्रोटीन बनाएगा। ओके, वेरी गुड बेटा। कलश हो ना? यस सर। ओके गुड, वेरी गुड। चलो तो बेटा आगे का जो भी पार्ट है हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और कुछ डाउट्स रहे तो आप लोग चैट में क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैंने पूछा उन्हें एक। हाँ बेटा, आपका आंसर दे दे रहा हूँ। क्या क्वेश्चन था बेटा आपका? रुको एक मिनट, चैट पे देख लेता हूँ मैं खुद पूछ लेता। हाँ पूछो पूछो बेटा। हाँ सर, जैसा आपने बताया कि डीएनए आरएनए के मॉडिफिकेशन से बना है। ओके। हेलो। हाँ हाँ। और डीएनए से आरएनए बनता है। हाँ। तो वो कंफ्यूजन आ रही कि अगर डीएनए से आरएनए बनता तो आरएनए के मॉडिफिकेशन से डीएनए कैसे बना? देखो बेटा, मॉडिफिकेशन ऐसा हुआ कि जैसे कि यूरेसिल था और जो पेंटोस शुगर जो थी वो क्या थी? राइबोस शुगर थी। तो राइबोस शुगर में जो सेकंड कार्बन जो होता है पेंटोस शुगर का, उसमें जो OH ग्रुप जो होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो OH में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो रिमूव होते ही जो राइबोस शुगर है वो कन्वर्ट हो गई डीऑक्सी राइबोस शुगर में। अब डीऑक्सी राइबोस शुगर में जब कन्वर्ट हो गई तो इस तरह से मॉडिफिकेशन होके इवॉल्व होके डीएनए बना, ठीक है? अब OH ग्रुप हाईली रिएक्टिव था और हाईली रिएक्टिव होने की वजह से आरएनए में कैटालिटिक एक्टिविटी होती थी, वो किसी के भी साथ रिएक्ट कर सकता था। बट जब ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो डीएनए जो है उसका एक्टिविटी कम हो गई, इसलिए उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा आ गई। तो इस तरह से आरएनए से इवॉल्व होकर डीएनए बना और फाइनली आज के टाइम पे डीएनए ही आरएनए को बनाता है, ऐसा है बेटा। हाँ ठीक है, अभी समझ में आया। ओके गुड। और किसी का कुछ क्वेश्चन बेटा? सर स्प्लिटिंग का मतलब सर? स्प्लिटिंग मतलब ब्रेक डाउन, कहाँ पढ़े हो? वो आरएनए वर्ल्ड में बताया ना, वो नहीं समझा सर। ओके एक मिनट, स्लाइड लगाता हूँ। अमन का कुछ क्वेश्चन आया है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है तो न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकलता, अगर वो बाहर निकला तो इंफॉर्मेशन लेके लीक हो सकते हैं, इसलिए आरएनए मैसेज के तरह काम करता है और राइबोसोम के पास जाता है। हाँ सही है, गुड अमन, वेरी गुड। आरएनए वर्ड नहीं समझा है, कौन सा वर्ड बेटा? कौन सा वाला? ये वाला स्लाइड क्या बेटा? नो सर, आरएनए वर्ल्ड। हाँ, इसमें कौन सा पार्ट? फर्स्ट यही पार्ट। मार्क करो। फर्स्ट पार्ट। विच इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, यही वाला? ये बेटा आरएनए वर्ड का फर्स्ट स्लाइड यही वाला है अपने पास। हाँ वही चॉइस। Which is there is no evidence to suggest that RNA जो है क्या है? essential life process such as metabolism, translation, splicing evolved around RNA. स्प्लाइसिंग नहीं हाँ, समझा। स्प्लाइसिंग मतलब देखो यहाँ पे आपको जो मैंने पढ़ाया था, क्या बताया था बेटा मैंने? जैसे कि ये जो आरएनए है, ठीक है, ये देखो ये आरएनए है, इस आरएनए में कुछ काम का पार्ट है और कुछ काम का पार्ट नहीं है। तो ये जैसे जो काम वाला पार्ट नहीं है, इसको हम क्या करेंगे? यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद
उसको हटा के रिमूव कर दिया और जो ओरिजिनल हमारा काम का पार्ट है उसी को रखेंगे, वो कहलाता है स्प्लाइसिंग। मतलब रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन जो है फ्रॉम द आरएनए, जिससे कन्वर्ट होता है प्री एमआरएनए मैच्योर आरएनए में, इस प्रोसेस को आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके, किसी और के कुछ डाउट है बेटा? सर हाँ ईश्वरी बोलो बेटा। सर आपने जो क्राइटेरिया बताया था उसमें जो लास्ट पॉइंट है वो वाला। क्राइटेरिया का लास्ट पॉइंट, क्राइटेरिया का लास्ट पॉइंट क्या बताया था मैंने उसमें? मेंडेलियन कैरेक्टर के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस करता है, यही वाला ना? हाँ, तो मेंडेलियन कैरेक्टर्स कैसे आएंगे वहाँ पे? मेंडेलियन कैरेक्टर का मतलब ये है बेटा कि मेंडल ने पाइसम सेटाइवम प्लांट को लेके जो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताए थे, तो उसमें एक डोमिनेंट था और एक रिसेसिव था। तो वो जो कैरेक्टर्स है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो सकते हैं, और जो डोमिनेंट है वो एक्सप्रेस होगा और रिसेसिव सप्रेस होगा, उस चीज को लेके बताया हुआ है यहाँ पर। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। अमन क्या बोल रहा है सर, वो उससे डिफेंस प्रोटीन की कॉपी बनाने का आदेश देता है अगर वायरस और राइबोसोम्स को अमीनो एसिड्स चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए। हाँ गुड बेटा, हाँ अमन सही है। चलो ओके, मीटिंग एंड करते हैं बेटा, फिर आज की क्लास एंड करते हैं, कल मिलेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे। बाय सर। बाय बेटा, बाय। रिवाइज करके आना बेटा, नेक्स्ट टेस्ट में आप लोगों का क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप लोगों से।